वहीं दूसरी तरफ वैभव और दिशा की शादी हो गई थी। दोनों के हाथ में शादी का प्रूफ था। दोनों बयूरों से बाहर आ चुके थे। दोनों को आता देख ड्राइवर अम्ब्रेला ले उन दोनों के पास जाने लगता है। वही दिशा एक नज़र अपने हाथ में पकड़े शादी के सर्टिफिकेट को देखती है, फिर अपनी नज़रें उठा बारिश की तरफ देख अपने मन में कहती है, जब जब बारिश होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलता है, पर आज इस बारिश को देख मुझे रोने का दिल कर रहा है। इतना कह वो बारिश में भीगने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है, पर वैभव उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच दिशा के आंखों में देखता है। वही दिशा भी वैभव की आंखों में देख रही होती है। तभी ड्राइवर छाता ले आ जाता है, तो वैभव कुछ न कह दिशा से उसे अपने बाहों में उठा आगे बढ़ने लगता है। वही ड्राइवर दोनों को अम्ब्रेला से ढक दिया होता है। आखिर में दिशा को वैभव के साथ चलना पड़ता है। दिशा के चेहरे पर ना खुशी था ना गुस्सा, उसके चेहरे का भाव बता रहा था अब वो अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे, अपनी जिंदगी गुमशुदगी में बिताने का फैसला ले चुकी है और अपनी जिंदगी अपने किस्मत के भरोसे छोड़ दी है। दोनों कार में जा बैठ जाते हैं। वैभव की नजरें अब भी दिशा में टिका था और दिशा की नजरें अब भी विंडो से बाहर बारिश में थमा था। वही ड्राइवर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा चुका था। वही दूसरी तरफ आदित्य जय को अपने साथ अपने कंपनी ही लेकर आ गया था और जय के लिए फ्रेश होने के लिए कपड़े और नाश्ते का वही इंतजाम करवा दिया था। क्योंकि लीजा मेंशन में थी तो आदित्य जय को मेंशन में अकेला नहीं छोड़ सकता था और आज जय का कॉलेज भी नहीं था। सब करने के बाद जय चुपचाप सोफे पर बैठा था, तो आदित्य अपना काम करते हुए बार बार जय की तरफ देख ले रहा था, पर जय खुद में खोया होता है। तो आदित्य अपने मन में कहता है, मेरे सामने बैठकर क्या ये उस इडियट को याद कर रहा है। पर जय के दिमाग में तो बस आदित्य का बर्ताव चल रहा था, जो कभी बहुत अच्छा बन जाता तो कभी इतना बुरा कि रूह कांप जाए। वही दूसरी तरफ रियांश अपने केबिन में बैठा होता है और वो उसी किस को याद कर रहा होता है। साथ ही नशे में होने के बाद अबीर की बातें याद करते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। फिर वो अपने ड्रॉवर को खोल एक फोटो फ्रेम निकाल अबीर जब छोटा था उस तस्वीर को देखने लगता है। उस तस्वीर में अबीर की आंखों में जिंदगी जीने के लिए कोई होप नजर नहीं आ रहा था और उसके चेहरे का रंग जैसे उड़सा गया था। उस तस्वीर को देखते हुए रियांश खुद में कहता है, जब मैं तुम्हें सेव किया था तब सोचा था मैं तुम्हारे लाइफ को बचा रहा, पर मुझे नहीं पता था एक नर्क से निकाल मैं तुम्हें दूसरे नर्क में भेज दिया हूँ। काश मैं उस वक्त तुम्हें अपने पास रख लेता और तुम्हें वहां से आज़ाद होने के बाद भी इतना दर्द इतने वक्त तक नहीं सहना पड़ता। इतना कहने के बाद उस तस्वीर को किस करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और न ही तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान गायब होने दूंगा, ना तुम्हें पहले की तरह बनने दूंगा। वो ये सारी बातें कर रहा होता है खुद में, तभी केबिन डोर नॉक होता है तो रियांश उस तस्वीर को वापस वहीं रख दरवाजे पर खड़े अपने असिस्टेंट को अंदर आने का इजाजत दे देता है, तो वो दरवाजा खोल अंदर आ जाता है। कुछ वक्त के बाद वैभव का कार उसके मेंशन जा रुकता है। गाड़ा कार का दरवाजा खोलते हैं तो वैभव कार से बाहर निकल अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो दिशा अपनी नजरें उठा पहले वैभव को देखती है, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा वैभव के हाथ में अपना हाथ रख कार से बाहर आने लगती है। तभी वैभव अपने मन में कहता है, मुझे पता है आज तुम खुद को दुनिया की सबसे अनलकी लड़की मान रही होगी, जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुआ है जो वुमेनाइजर है, पर ये वुमेनाइजर तुम्हें प्रूव करके रहेगा ये तुमसे कितना प्यार करता है और अब उसके लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता है, तब तुम खुद को सबसे लकी लड़की मानोगी। अपने मन में ये बात कहते हुए वो दिशा को अपने साथ अपने मेंशन के अंदर ले जा रहा होता है। दोनों दरवाजे के पास आ जाते हैं तो वहां के गार्ड्स भी दोनों को ग्रिड करते हैं। वैभव दिशा को अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाने को था, पर दिशा वहीं रुक जाती है तो वैभव दिशा की तरफ देखने लगता है। तभी दिशा कहती है, शादी के बाद ससुराल में बिना गृह प्रवेश के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुन वैभव के होंठों पर लाइट मुस्कान आ जाती है और वो गार्ड से परिवार के सभी मेंबर को यहाँ बुलाने का ऑर्डर दे देता है। वैभव ने पहले ही अपने परिवार वाले को बाहर जाने से मना कर उसका इंतजार करने को कह दिया था, पर बताया नहीं था वो ऐसा क्यों कहा है। गार्ड जा परिवार के सभी मेंबर को जा बता देता है कि वैभव के साथ इस परिवार की होने वाली बहू भी आई है, पर सबको समझ नहीं आ रहा था उसे अंदर लाने की जगह दरवाजे पर ही खड़ा हो सभी को वैभव वहां क्यों बुलाया है। सभी वहां आ जाते हैं, सबके चेहरे पर सवाल थे, पर जब सब वहां आते हैं और दिशा के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वैभव के दादाजी अपने पोते की तरफ देख गुस्से में कहते हैं, ये सब क्या है वैभव। तभी वैभव कहता है, क्या ओडी बुढ़ापे में आपकी आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि आपको दिख नहीं रहा है। मैं शादी करके आया हूँ तो अपनी बहू का आप लोग वेलकम करिए। वैभव की बातों को सुन सभी परेशान हो गए थे, पर वैभव को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, वो बस अपना चलाता है। तभी दादी जी बोली,
ये सब हम घर के अंदर जाकर बात करेंगे, अभी बहू का गृह प्रवेश करो। ये देख दिशा अपने मन में कहती है, एक ऐसा परिवार जो बस अपने बेटे के बारे में सोचता है, वो शादी करा गया पर फिर भी इतनी आसानी से सब एक्सेप्ट कर लिए, और एक मेरा परिवार है जिनके लिए बच्चे उनके सौदा के लिए एक समान होते हैं। दिशा के आंखों में आंसू भर गए थे। वही वैभव की मां दिशा का गृह प्रवेश करती है। फिर वैभव और दिशा दोनों अंदर आ जाते हैं तो दिशा सभी का आशीर्वाद लेने लगती है। पहले नजर में दिशा की कड़वी बातों के कारण सभी के मन में दिशा के लिए कड़वाहट था, पर इतनी शांत हो सभी बड़ों का सम्मान कर रही तो सभी की कड़वाहट थोड़े कम हो जाते हैं। तभी वैभव के पिता कहते हैं, थोड़ा बहू से सीख लो, बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेते हैं। इस बात को सुन वैभव भी अपने पिता को टोंट कसता है, तब तो आपको बचपन में ही मेरी शादी दिशा से करवा देनी चाहिए थी, मैं सीख गया होता, क्योंकि आपने तो सिखाया नहीं है। इस बात को सुन वैभव के पिता तो निशब्द हो जाते हैं। फिर सभी हॉल में आते हैं और दादा दादी एक सोफे पर तो दूसरे में वैभव के पिता और माँ, एक में वैभव बैठा होता है, वही दिशा खड़ी ही रहती है। ये देख वैभव कहता है, तुम खड़ी क्यों हो, आप मेरे पास बैठो। इतनी बेशर्मी से सभी के सामने वैभव उसे अपने पास बैठने बुलाया तो दिशा अपने बड़े बड़े आंखों से वैभव को देखने लगी। ये देख वैभव वापस खड़ा हो उसके पास आ, उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ला, उसे बैठा खुद भी बैठ जाता है। वैभव की हरकतों से एम्बेरस हो दिशा अपने चेहरे को झुका लेती है। वही वैभव की हरकतों को देख वैभव के परिवार वाले उसे ही बस घूर रहे होते हैं। तभी वैभव के पिता कहते हैं, ये सब क्या है वैभव, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, जो ऐसे शादी करा गए, हम क्या कहेंगे दिशा के परिवार वाले को। इस बात को सुन वैभव कुछ कहता कि तभी दिशा अपने नजरों को उठा वैभव के पिता की तरफ देख कहती है, अंकल, इसमें वैभव की गलती नहीं है, ना वो ऐसा चाहते थे, सब मेरे वजह से हुआ है, आप मुझे डांट सकते हैं। इस बात को सुन वैभव के पिता अपने मन में कहता है, आज तक मैं अपने बेटे को डांट नहीं पाया तो मेरा बेटा अपनी वाइफ को डांटने कैसे देगा मुझे। अपने मन में इतना कह वो कुछ कहता, इससे पहले ही वैभव बोल पड़ा, क्या फर्क पड़ता है शादी कैसे हुआ या किसके कहने पर हुआ, मुझे बस दिशा से शादी करना तो मैं कर लिया, अब आप लोगों का सवाल करना हो गया हो तो मैं अपनी वाइफ को बेडरूम में ले जाऊं। वैभव के ऐसे बातों के उसके परिवार के लोग आदी थे। वही दिशा वैभव की तरफ अपनी नजरें कर उसे कठोरता साथ ही शर्म के साथ देखती है। दिशा की नजरों को खुद पर पड़ता देख वैभव भी उसकी तरफ देख मुस्कुराता है तो दिशा झट से अपने चेहरे को मोड़ अपने मन में कहती है, कितना बेशर्म इंसान है ये। अपने मन में इतना कही ही थी कि तभी दादाजी कहते हैं, वैभव, आज तक तुम्हें जो चाहिए, तुम जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, सब चीज की तुम्हें आज़ादी मिली है, तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने मन से कर सकते हो, इसलिए दिशा के बुरे बर्ताव के कारण भी हम इस शादी के लिए एग्री कर गए थे, पर ऐसे शादी करना सही नहीं है। इतना कह वो दिशा की तरफ देखते हुए थोड़ा कठोरता के साथ कहते हैं, और तुम तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, फिर अचानक से तुम्हें क्या हुआ जो मेरे पोते से ऐसे शादी करा गई। वैभव के दादाजी का बात सुन दिशा को भी अपना बर्ताव याद आता है, पर दिशा आज भी मानती है जो उस वक्त दिशा अपने लिए स्टैंड ली थी वो गलत नहीं था। दिशा कुछ बोलना चाहती थी पर तभी वैभव कह पड़ता है, ओल्डी, दिशा से इतने रूड तरीके से बात करने का किसी को कोई राइट्स नहीं है, और बात रही उस दिन की तो दिशा ने क्या ही गलत किया था, मैं हूं ही घटिया कि दिशा जैसी लड़की ना ही करती, और अब दिशा को समझ आ गया कि मुझ जैसा प्ले बॉय घटिया इंसान उसके लिए सुधर गया है तो वो मुझसे शादी कर ली तो बुरा क्या है। पूरे परिवार को पता था वैभव उसका ही सपोर्ट करेगा, तो आखिर में पूरे परिवार वालों ने इस बारे में अधिक बहस न करते हुए शादी की अनाउंसमेंट और आगे क्या करना है इस बारे में बातें करने लगे, पर वैभव को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो खड़ा हो दिशा का हाथ पकड़ उसे भी खड़ा कर अपने साथ ले जाने लगा। वैभव के इस हरकत को देख वैभव के पिता, दादाजी, दादी तीनों बहुत परेशान थे। उसकी मां को छोड़कर उसे दिशा उस वक्त से ही पसंद आ गई थी। उसे उस वक्त थोड़ा गुस्सा आया था, पर उसके बेटे को कोई सुधार सकती थी तो उसे दिशा ही वो लड़की लगी। वो नहीं चाहती थी उसका बेटा भी अपने पिता की तरह बनकर रह जाए और दिशा की जिंदगी उसकी तरह हो जाए, जहां सब कुछ तो है पर प्यार की कोई जगह है ही नहीं। दुनिया के लिए परफेक्ट कपल नजर तो आते हैं पर आपस में कई दिनों तक उनकी बातें नहीं होती, और वो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं सब पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती है। जब मिस्टर देशमुख ने वैभव से कहा था शादी कर लो, बाकी तुम्हें जो बाहर करना है तुम कर सकते हो, उसकी कोई पाबंदी कभी नहीं होगी, इस बात को सुन मिसेज देशमुख को लगा था एक और लड़की की जिंदगी उसकी तरह होने वाली है, पर वैभव उस लड़की के लिए खुद को पूरी तरह बदल रहा है। ये देख उसे दिशा बहुत पसंद आने लगी थी। वैभव दिशा को अपने रूम लेकर आता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है दिशा की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपनी नजरों को उठा एक बार भी रूम के तरफ नहीं देखी थी।
तभी वैभव उसके बर्ताव को देख जा बेड पर बैठ कहता है, क्या तुम अपना नया रूम देखना नहीं चाहती हो? अच्छे से देख लो, और तुम्हें कुछ बदलाव करना है तो मुझे बताओ, मैं उसे कल के कल ही बदलवा दूंगा। रूम में आने के बाद वो उसके करीब आने की जगह ऐसी बातें कर रहा है। ये देख दिशा को थोड़ा राहत मिलता है। वो अपने नजरों को उठा कमरे की तरफ देखती है। बेड के ऊपर बड़ा सा तस्वीर था वैभव का, जिसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। दिशा की नजरें वहां जाकर थम जाती है। तभी वैभव उसके नजर से अपनी नजर मिला। अपने तस्वीर को देखते हुए दिशा से कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम मुझे तस्वीर में देख रही हो। इस बात को सुन दिशा अपनी नजरें वहां से हटाते हुए कहने की कोशिश करती है, वो बस, पर फिर रुक जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। तभी वैभव खड़ा हो उसके पास आ उसके बाजू पर अपना हाथ रखता है तो दिशा के हाथ की मुट्ठी बंध जाती है। ये देख वैभव अपने हाथ हटा कहता है, जाने दो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। तुम मुझे लाइव देख विश्वास नहीं कर पा रही होगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ। वैभव के ऐसी बातों को सुन दिशा उसकी तरफ देखती है। कौन अपनी तारीफ इतनी खुद कर सकता है? दिशा के चेहरे को देख वो ऐसा बोलना चाहती साफ लग रहा था। तभी वैभव कहता है, मैं अब इस फोटो को बदल हम दोनों का फोटो सेट करवा दूंगा क्योंकि अब ये रूम हमारा है। वैभव के चेहरे पर एक्साइटमेंट देख दिशा एक पल के लिए उसमें खो गई थी। वही क्या बदलना कि नहीं, या जो दिशा को पसंद है वो वैभव को जितना पता था उस हिसाब से कहे जा रहा था। तभी दिशा कह पड़ती है, क्या आपने कभी अपने कमरे में किसी और लड़की को लाया है? इस बात को सुन वैभव खामोश हो जाता है और दिशा की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराता है। पता नहीं क्यों पर दिशा का ये सवाल करना वैभव को अच्छा महसूस करा रहा था। वो वापस बेड पर जा बैठ कहता है, बस एक लड़की, वो भी आदित्य के वजह से, क्योंकि वो उसके लिए काम करती है और उसके काम की वजह से ही वो आई थी। पर मेरा उस लड़की के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। पहले तो आज दिशा को पता नहीं क्यों पर गुस्सा आया था, पर वो इस बात को सुन कि वो बस काम के लिए उसके रूम में आई थी, ये सुन उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो अपनी नजरें बस इधर उधर करने लगती है। तभी वैभव कहता है, क्या तुम खड़े ही रहना चाहती हो? बैठ जाओ, ये रूम, बेड और मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। वैभव की ये बातें सुन दिशा का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, ऐसी बातें कितनी आसानी से ये कह देता है। हाँ जरूर कह ही लेगा, इतनी लड़कियों को डेट जो किया है। अपने मन में इतना कह वो जा वैभव से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ जाती है। तो वैभव उसके करीब जा बैठता है तो दिशा को लगता है अब वो उसके शरीर को अपना बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो उसके चेहरे पर निराशा छा जाता है। पर तभी वैभव उसके बालों के एक लट को पकड़ अपने उंगली में उसे घुमाते हुए अपने होंठों को उसके बाल पर रख हल्का सा चूमते हुए कहता है, मैं जानवर तो हूँ, तुम्हें अभी ही खाना भी चाहता हूँ और पूरे रास्ते बस तुम्हें खाने के बारे में ही सोच रहा था। पर अब तुम सिर्फ मेरी हो ये एहसास महसूस करते ही मुझे एहसास हो रहा कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से अपना बनाने के बाद खाना चाहता हूँ। इतना कह वो उसके बाल को छोड़ कहता है, तुम मुझे बता देना तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो, मैं टिकट बुक कर दूंगा और अभी के लिए तुम रेस्ट करो। अगर भूख लगा हो तो सर्वेंट को उस बेल रिंग को बजा बुला लेना, बाकी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सब तुमसे बहुत क्वेश्चन करेंगे, इसलिए तुम रूम में ही रहो। मुझे एक मीटिंग में अभी जाना होगा, पर शाम 7 बजे तक तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। इतना कह वो जाने लगता है तो दिशा बस उससे जाता देखती रहती है। जैसे ही वैभव जाता है तो वो बेड पर लेट अपने मन में कहती है, मेरा डिसीजन शायद इतना भी बुरा नहीं है, पर कब तक ऐसा रहेगा? पूरी दुनिया जानता है वैभव कैसा है। क्या सच में उसका ये प्यार जिंदगी भर मेरे लिए रहेगा, या मेरे शरीर को पाने के बाद ये प्यार भी खत्म हो जाएगा? दिशा के मन में ये सारी बातें चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। वो जब मीटिंग से बाहर निकल फोन को देखता है तो उसमें वैभव के मैसेज थे और रियांश टाइप कर रहा ये लिख रहा था। तो आदित्य भी मैसेज जा देखता है। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, वैभव मैं दिशा से शादी कर चुका हूँ। रियांश टाइपिंग रिप्लाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया? क्या तुमने उसे शादी करने के लिए कोई धमकी दिया है? रियांश के इस मैसेज को देख वैभव जो कार में बैठा था वो चिढ़ते हुए टाइप करने लगता है। वही आदित्य का भी रिप्लाई आता है, रियांश मुझे तो लगता है रात का नशा इसे अब चढ़ रहा है, इसलिए ऐसा बकवास कर रहा है। आदित्य का रिप्लाई देख वैभव को और चिढ़न होता है और वो झट से रिप्लाई देता है, मैं होश में हूँ, दिशा ने खुद मुझसे शादी करना चाहा और मैं कर लिया। इस मैसेज को भेजने के बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो भेजता है। ये देख आदित्य रियांश दोनों टाइप करते हैं और कुछ ही वक्त में साथ ही मैसेज आ जाता है, यकीन करना मुश्किल है कि दिशा तुमसे शादी करने के लिए खुद तुम्हारे पास आई है।
आदित्य मैसेज जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ये सारे मैसेज देख और आदित्य का हंसने का इमोजी देख वैभव गुस्से में टाइप करता है, वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए ही तो डेट आने से पहले मुझसे शादी कर ली। ये तुम दोनों नहीं समझोगे, खासकर आदित्य। तुम जिसे प्यार के बारे में नहीं पता उसे समझ कैसे आएगा। प्यार होने के बाद इंसान उसके बिना एक पल रह नहीं सकता है। वैभव के मैसेज को देख आदित्य के होंठों की हंसी गायब हो जाती है और वो अपने केबिन का दरवाजा खोलता है तो उसे जय सोफे पर सोया हुआ नजर आता है। तो वो दरवाजे पर खड़ा हो बस जय को देख रहा होता है। वही रियांश टाइप करता है, बस वैभव सच में उसे खुद से प्यार करवाओ, अब शादी हो गया है तो। इस रिप्लाई को देख वैभव अपना मुंह बना टाइप करता है, हाँ क्यों नहीं, आज शाम में तुम दोनों को अपने शादी की खुशी में ट्रीट देना चाहता हूँ। इतना कह वो मुंबई के सबसे बड़े होटल का नाम लिख देता है। फिर अपने फोन को अपने जेब में रख लेता है। वही रियांश ओक कह देता है तो आदित्य भी उस मैसेज में ओक कह देता है बस। फिर केबिन के अंदर जाने के बाद वो जय के पास जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चेहरे को छूना चाहता था, पर वो फिर अपने हाथ को पीछे कर अपने चेयर पर जा बैठ सिगरेट निकाल उसे जलाने को था, पर जय सोया हुआ है। ये सोच वो सिगरेट वापस रख अपने सिर को चेयर पर टिका अपने आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं वैभव की बकवास बातों को इतना क्यों सोच रहा हूँ खुद में। इतना कह वो अपने आंखों को खोल एक नज़र जय पर डालता है, फिर अपने मन में ही कहता है, मैं ऐसी कोई कमजोरी खुद के लिए नहीं कभी रखूंगा जिसका फायदा उठा कोई मुझे नुकसान पहुंचाने का हिम्मत कर सके। अपने बात को कहने के बाद वो वापस अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। रियांश कंपनी से आज शाम को ही मेंशन वापस आ चुका था। वो जब अपनी कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाता है तो देखता है अबीर और उसका भाई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं। तभी रियांश उनके पास जाता है, पर उन दोनों में से किसी का भी ध्यान रियांश के आने पर नहीं था। वही सीन देखते हुए अबीर कहता है, ड्रब लगता है अब तुझे भी बहुत जल्द अपना रोमांटिक लाइफ जीने को मिल सकता है। इस बात को सुन द्रब कहता है, हाँ अगर तू आग न लगाए तो। इस बात को सुन अबीर अपने होंठों का पाउट बनाते हुए कहता है, मैं ड्रंक था। तभी द्रब कुछ कहता इससे पहले ही रियांश जो उनके पीछे खड़ा था वो बोल पड़ा, तुम दोनों के पास पढ़ाई करने के अलावा बहुत से काम है, मूवी, लव, रोमांस। रियांश के ताने से भरी बातें सुन अबीर का चेहरा तो बस शर्म से लाल हो चुका था। वही द्रब कह पड़ता है, भाई आप लव रोमांस नहीं चाहते तो क्या आप अपने भाई को भी करने नहीं दोगे। इस बात को सुन रियांश अपने भाई की तरफ कठोरता से देखता है। वही अबीर अपने मन में कहता है, ये नहीं चाहते, रियांश तो पर्वत है, इनका बस चले तो ये इंसान को अपने नजरों से ही खा जाए। अपने मन में ये सब अबीर कह रहा होता है। वही द्रब तो अपना फोन लेकर आ रहा ये बहाना देकर चला जाता है। वही अबीर को जब एहसास होता है अब वो अकेला है तो उसके चेहरे पर झिझक छा जाता है और वो भागने के लिए अपने पैर सोफे से नीचे उतारा ही था और उठने को होता ही है कि तभी रियांश उसके कंधे पर अपने हाथ को रख पीछे से ही उसके बेहद करीब आ जाता है। तो अबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही उसके होंठों को अपने खा जाने वाले नज़र से देखते हुए एक अट्रैक्टिव और छेड़ने वाले आवाज में कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम इस सीन को नहीं करना चाहते। रियांश की ऐसी बातें और उसका इतना करीब रहना अबीर के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था और उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। वही रियांश उसके गाल पर अपने हाथ को रख उसके होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, तुम्हें किसी और को किस करते हुए देखने की जरूरत नहीं है, जब भी किस चाहिए हो मेरे पास आ जाना। अपने बात को कहते हुए उसके होंठों के करीब जा रहा होता है। तभी अबीर रियांश के होंठों पर जल्दी से अपने हाथ को रखते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्वेंट आ सकते हैं और द्रब भी कभी भी आ सकता है। अबीर के इस बात को सुन रियांश के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। फिर वो उससे थोड़ा दूर होते हुए कहता है, मतलब जब हम अकेले हो तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, राइट। इस बात को सुनते ही अबीर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो छत से उठकर वहां से भागने को होता है, पर रियांश उसके कंधे पर अपने हाथ रख वापस उसे सोफे पर जोर देते हुए उसके गाल पर छोटा सा किस करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ आज की रात तुम बिना ड्रिंक किए मेरे रूम में बिताओ। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी रियांश को कदमों का आवाज सुनाई देता है तो वो अबीर से दूर हो जाता है। वही अबीर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वही द्रब नीचे आ कहता है, भैया क्या आप मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो। इस सवाल को सुन रियांश बस अपने भाई को घूर कर देखता है, फिर बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगता है। तो द्रब अपने भाई के ऐसे रिएक्शन पर अपना मुंह बना लेता है और अबीर के पास जा बैठ कहता है, क्या बात है, तेरा और भाई को बहुत बन रहा है कहीं।
इससे आगे द्रव कुछ कहता कि तभी अबीर उसकी थाई पर धीरे से मारते हुए कहता है, मैं स्ट्रेट हूँ। वही रेलिंग के पास पहुंचे रियांश को अबीर का ये बात सुनाई दे दिया था। इस बात को सुन रियांश अबीर की तरफ देखता है, फिर अपने मन में कहता है, इडियट। इतना कह वो अपने कमरे की तरह चला जाता है। वही द्रव अबीर को छेड़ते हुए कहता है, तू मुझे क्यों बता रहा, खुद को बता। इस बात को सुन अबीर द्रव की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था। तभी अबीर कहता है, अगर ऐसा हुआ कि मैं और तेरा भाई सच में रिलेशन में आ गए तो तू क्या रिएक्ट करेगा। इस सवाल को सुन द्रव अबीर का हाथ पकड़ एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं तुझे अपनी भाभी बना जिंदगी भर खुद के साथ रखूंगा। द्रव की अजीब बातें सुन अबीर अपना हाथ झट से झटक उसे तकिए से मारने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का वक्त हो गया था। आदित्य जय को अपने साथ अपने मेंशन ले आता है। जब दोनों मेंशन के अंदर आते हैं तो लीजा आदित्य को आता देख छत से खड़ी हो अपने तेज कदमों के साथ उसके पास आ अपने टूटे फूटे हिंदी में कहती है, तुम आ गया, मैं कब से वेट कर रहा था। वही जय बस उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। वही आदित्य जय की तरफ देख अपने कठोर आवाज में कहता है, रूम में जाओ। पता नहीं क्यों पर जय को बहुत हॉट फील हो रहा था। उसे पता था आदित्य उसके साथ बस खेल रहा है, पर फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। जय अपने नजरों को झुकाए बस वहां से जाने लगता है। आदित्य ने जय के चेहरे पर आए उदासी से भरे भाव को देख लिया था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। वही लीजा अब भी आदित्य को उस लड़के की तरफ देखता पाती है तो वो अपने हाथ को आदित्य के बाजू में घुमा लेती है, तो आदित्य लीजा की तरफ देखता है। वही जाते हुए जय एक बार अपने चेहरे को मोड़ उन दोनों की तरह देखा, फिर अपने चेहरे को मोड़ वापस आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मुझे क्या हो गया है, मुझे सब पता है फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। अपने मन में इतना कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं। वही लीजा आदित्य की आंखों में देखते हुए सवाल करती है, क्या तुमको ये लिटिल बॉय में इंटरेस्ट है, इसलिए तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता है। लीजा की बातों को सुन आदित्य कुछ सेकंड के लिए खामोश रहता है, फिर कह पड़ता है, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। इस बात को सुन लीजा कहती है, मैं तुमको नहीं बांधूंगी, तुमको जो करना तुम कर सकता हो, बस मुझसे मैरिज कर अपनी वाइफ बना लो। इस बात को सुन आदित्य लीजा के आंखों में देखते हुए कहता है, क्या होगा इससे, मैरिज उससे ही करना चाहिए जिससे प्यार हो, बिन प्यार के रिश्ते में कुछ नहीं होता। इतना कह अपने बाजू से उसके हाथ को हटा वहां से जाने को था। तभी लीजा कहती है, तुम चेंज हो गया है क्या इस लिटिल बॉय के वजह से, तुम जैसा इंसान लव के बारे में बोल रहा, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। तुम्हारे लिए भी मैरिज बस एक डील होता था और आज तुम्हारे लिए मैरिज लव हो गया। इन बातों को सुन आदित्य पीछे मूड अपने कठोर नजरों से लीजा की तरफ देख चिल्ला कर कहता है, मेरा जय के साथ बस फिजिकल रिलेशन है, मैं उसके या किसी की वजह से कभी नहीं बदलूंगा, और तुम्हें मुझसे शादी करना है तो मैं रेडी हूँ, पर मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना और ना ही अपने मन में ये ख्याल लाना तुमसे शादी कर मैं अपने बाकी लवर्स को छोड़ दूंगा। वही जय उस वक्त अपने कमरे से बाहर निकल रेलिंग के पास आया ही था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था आदित्य को लीजा के साथ छोड़ कर आने से। वही लीजा आदित्य के करीब जा अपने धीमे आवाज में कहता है, अपने सभी लवर्स या बस उस लड़का जय को तुम नहीं छोड़ना चाहता। इस बात को सुन अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लाए बस सरकास्टिक मुस्कान के साथ वो लीजा से कह पड़ता है, जय मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बस मुझे उसके साथ मजा आता है। जब मैं उससे बोर हो जाऊंगा तो अपनी एक्स लवर्स की तरह उसे छोड़ दूंगा, पर जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाता तब तक मैं उसे खुद से कोई भी हाल में दूर नहीं जाने दूंगा। ये सारी बातें जय सुन लेता है और वो भागते हुए रूम की तरफ जाने लगता है। जय के भागने से उसके पैर का आवाज आ रहा था तो आदित्य अपने चेहरे को मोड़ उस तरफ देखता है। जय को ऐसे भागता देख आदित्य वहां से जाने लगता है, पर लीजा उसके हाथ को पकड़ उससे कहती है, मैं तुमको तुम्हारे किसी भी लवर से दूर नहीं करेगा, तो तुम मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी रहो। इतना कह उसके हाथ को वो छोड़ देती है तो आदित्य बिना लीजा के तरफ देखे गुस्सा में वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की करना क्या चाहती है। फिर अपने रूम के पास कुछ ही वक्त में आ दरवाजा खोलता है तो देखता है जय अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। आदित्य को पता था वो बस पढ़ रहा, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। आदित्य जय के पास जा डेस्क से टेक जय की झुकी नजरों को देखते हुए कहता है, चलो चलकर पहले डिनर कर लो। इस बात को सुन जय कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये सुन आदित्य अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चीन पर रख उसके चेहरे को ऊपर करता है तो जय की नजरें आदित्य से मिल जाती है। तभी आदित्य उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सेठ हो मेरे कही बातों को सुनकर। जय कुछ नहीं कहता है तो आदित्य प्यार से अपने हथेली को उसके गाल पर रख फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे कभी बोर हो सकता हूँ।
आदित्य की बातों को सुन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए जय कहता है, पर मैं चाहता हूँ आप मुझसे जल्द बोर हो, मुझे इनफ पैसा दे दे ताकि मैं अपने लाइफ को फ्रीली जी सकूं। जय की बातों को सुन आदित्य के माथे की नसें गुस्से में उभर आती है और वो जय की गाल को अपने उंगलियों से मजबूती से पकड़े उसके आंखों में कठोरता से देखते हुए कहता है, भूल जाओ, ऐसा कभी होगा। आदित्य का ये बात सुन जय कोई रिएक्शन नहीं देता है। जय के इस बर्ताव को देख आदित्य गुस्से में उसके होंठों के करीब आते हुए कहता है, तुम मेरे सामने ऐसा रिएक्शन देना बंद करो। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने लगता है, पर जय उसके किस का कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो उसका किस कठोर होने लगता है। पर अब भी जय को अपने होंठ बंद रखता देख गुस्से में आदित्य उसे किस करना बंद कर बेड पर जा बैठ कठोरता से जय की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ऐसे ही एक्ट करने वाले हो, भूलो मत तुम मेरे स्लेव हो और एक स्लेव का काम बस अपने मास्टर को खुश करना है, और अगर तुम खुश नहीं की तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे अनाथ आश्रम के साथ क्या करूंगा। इस बात को सुन जय खड़ा हो आदित्य के पास आता है और अपने कपड़े को खोलते हुए कहता है, सर आप यही चाहते हो ना, मैं आपको सेटिस्फाई करूं। इतना कह अपने कपड़े को खोल वो जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ आदित्य की जिप को खोलने वाला था, पर जय की ये हरकतें आदित्य को और गुस्सा दिला रहा था। वो जय को खुद से दूर धकेल गुस्से में जय की तरफ देखते हुए खड़ा हो कहता है, कपड़े पहनो और बाहर डिनर करने आओ। इतना कह वो रूम से बाहर जाने लगता है और रूम से बाहर जाते हुए अपने मन में ही आदित्य गुस्से में कहता है, आखिर जय एक स्लग की तरह कैसे एक्ट कर सकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेयांश अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, पर उसकी नजरें अबीर पर ही टिकी थी, जो द्रब ने नोटिस कर लिया था। तो वो कह पड़ता है, मोम दे क्यों ना भाई की शादी मेरे दोस्त अबीर से करवा दे। ये सुनते ही अबीर का खाना गले में अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। वही द्रब के पेरेंट्स उसे डांटते हैं ऐसे बकवास करने पर। वही रियांश अपने होंठों पर शैतानी मुस्कान टिकाए अबीर की तरफ पानी बढ़ाता है, तो अबीर रियांश की तरफ देखता है पर फिर जल्दी से पानी ले पीने लगता है।